65वीं बीपीएससी का जो अभी परिणाम आया, मुझे डीवाईएसपी पद मिला है। इससे आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों मुझे सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में 9 साल लग गए, क्यों मैं 17 बार फेल हुआ। श्रेय देना मैं चाहूंगा तो सबसे पहले माँ बाप ले नौकरी ज्वाइन। एक प्राइवेट कंपनी बैंगलोर में थी, सीमेंस में मैंने नौकरी की। 1.5 साल मैंने काम किया और अंग्रेजी पल्ले में नहीं आती थी। क्लास में जाता था, टीचर बोल रहे हैं लेकिन रुचि नहीं है, कॉपी भरती जा रही है, नोट्स भरते जा रहे हैं। अब मेरे आत्मविश्वास पे डगमगाहट सी आ गई। 18 के असफलता ने मुझे लगा कि ये 6 प्रयास हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्रयास हो गए। अब मुझे लगा, और 6 प्रयास, इसके साथ साथ सीएपीएफ का आईबी का जो फेल हुआ था, यूपीपीएस मैंने स्टेट पीसीएस भी 2 बार दिया, वहां भी जो फेल हुआ। अब मुझे लगा पंकज तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। अब बात करेंगे हम उस जर्नी की, उस यात्रा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और 65वीं बीपीएससी का जो अभी परिणाम आया, मुझे डीवाईएसपी पद मिला है और रैंक मेरी आई है 114। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यह है क्योंकि यह जर्नी लंबी रही है, 9 साल की यात्रा रही है, तो मैं अपनी जर्नी से आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों मुझे सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में 9 साल लग गए, क्यों मैं 17 बार फेल हुआ। इन सब कारणों को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उससे आप लोगों को भी एक दिशा प्रदान मिलेगी कि किस तरह से आप गलतियां ना करें, और आप गलतियां नहीं करेंगे तो सिविल सेवा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह करूंगा क्योंकि आपको बीपीएससी का एग्जाम है, बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी भी देना चाहते हैं, तो कैसे आप बीपीएससी को लेकर के रणनीति बनाएं और साथ साथ आप यूपीएससी की भी साथ साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस 2 बिंदुओं पर यह फोकस होगा पूरा का पूरा वीडियो। चलिए बात की शुरुआत करते हैं इस सिलेक्शन से। तो खुशी तो होती है, लंबा समय हो गया और लंबा 1 दशक आप कहिए, तो अगर इस खुशी में श्रेय देना मैं चाहूँगा तो सबसे पहले माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने 9 साल मुझे दिल्ली में पढ़ने का अवसर दिया, मुझे फ्रीडम दिया, और मैं 30 साल का हो गया था तब तक उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, जनरली नहीं मिलता है, तो नो डाउट कि उनका योगदान सबसे बड़ा है क्योंकि मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सिविल सेवा की तैयारी करनी है। वैसे मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे व्यापार करना है, अगर पापा मुझे नहीं भेजते दिल्ली सिविल सेवा की तैयारी के लिए तो मैं शायद इस पद पर आज नहीं पहुंचता। दूसरा मेरा छोटा भाई, जिन्होंने उसने भी 10 साल परेशानी को झेला, परिवार में समस्या थी क्योंकि बड़ा मैं था, जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया और व्यापार को भी संभाला, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया और कई सारी समस्याओं को मुझसे शेयर नहीं करता था ताकि भैया परेशान हो जाएंगे। तो मैं अपने छोटे भाई आशीष को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और गुरुजन, क्योंकि गुरुओं का योगदान बहुत होता है, तो मैं DIS दिल्ली में विनय सिंह सर थे, उससे मैंने ढांचे को समझा कि किस तरह से IAS और जो सिविल सेवा है उसकी तैयारी किस प्रकार की जाती है। तो विनय सर का बहुत बड़ा योगदान है उस व्यक्तित्व को निर्माण में, उस ढांचे के निर्माण में, और उसी ढांचे के निर्माण जब हो गया तो मेरे लिए यात्रा क्या हो गई, सरल हो गई। और उसके बाद मेरे सबसे प्रिय गुरु आप कहिए, बड़े भाई कहिए, विजय सर हैं, विजय भैया हैं, जो वर्तमान में पढ़ाते भी हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे नियमित गाइडेंस किया, नियमित प्रमोट किया कि पंकज तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो वो हिम्मत दिया, हर फेल्योर के बाद उस हिम्मत को मेरे सर वो बढ़ाते गए। इसके साथ साथ कुछ मित्र होते हैं, मित्र में सीखा उसका बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे हर प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे सपोर्ट में रही और मेरी कमजोरियों पर उसने मुझे बार बार मुझे फोकस किया कि पंकज ये तुम्हारे अंदर कमजोरी है, यहाँ तुम गलती कर रहे हो, और इस सफलता में उसका भी बहुत बड़ा श्रेय है। बाकी लोग मित्र भी हैं, कुछ लोग सिलेक्टेड लोग हैं, और जयपुर में वर्तमान में मैं रहता हूँ। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन किया 2019 में पढ़ाने के लिए, और यहाँ के शिक्षकों और दिलीप सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी भी कहीं ना कहीं हमारे मतलब मेरे जीवन की इस सफलता में योगदान को रखता है। तो चलिए, यह तो बात हो गई कि उन लोगों की जिन लोगों ने इस सफलता के जर्नी में आप कहिए कि मेरे लिए सारथी बन करके आए, और सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप और भाई का रहा, बहनों का रहा, जिन्होंने उस परिस्थिति को झेला और 9 साल मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं आसानी से तैयारी कर सकूं। अब बात करेंगे हम उस जर्नी की, उस यात्रा की, और वह यात्रा क्या है। जब तक आप उस जर्नी को जानिएगा तब आपको यह पता लगेगा कि क्या गलतियां हो जाती है और किस गलतियों से हम बाहर हो जाते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है कि 9 साल मैंने सिविल सेवा में दिए, 17 बार एग्जाम दिया, हर बार फेल हुआ, और उस फेलियर में मैं यह समझा कि क्या काम नहीं करना है। सिविल सेवा में आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है, तब यह पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है। तो यह वीडियो का मेन फोकस यही होगा कि आप यह जानिए कि सिविल सेवा को निकालने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, और मेरी गलतियों से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत होती है 2012 से, ठीक है। तो इस यात्रा की शुरुआत होती है कब से? 2012। तो 2012 से पहले की परिस्थिति क्या थी? 2005 मैंने 10th किया अपने गृह जिले किशनगंज से, 12th किया किशनगंज जिले से, बिहार के किशनगंज जिले से। उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया, बैंगलोर से मैंने बीकॉम की डिग्री हासिल की। किसकी? बीकॉम की। एवरेज था पढ़ने में, औसत था, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, पढ़ाई में रुचि भी नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेस था वह मजबूत नहीं था, पता ही नहीं चलता था क्यों पढ़ रहे हैं। जब मैंने बीकॉम किया उसके बाद भी मुझे यह नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, कोई दिशा नहीं है। दिशा इसलिए नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिशा को जानने का मैंने प्रयास नहीं किया। और उस समय में हम लोग के टाइम में ऑनलाइन भी इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि आप जान सके बहुत सारी चीजें। तो बैंगलोर में मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम करके सब दोस्त को देखा कि सब नौकरी में लगे हुए हैं, तो मैंने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। क्या कर ली? नौकरी ज्वाइन। एक प्राइवेट कंपनी बैंगलोर में थी, सीमेंस में मैंने नौकरी की। 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल मैंने काम किया, कंप्यूटर पे काम किया। केपीओ थी, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। मेरा काम था अकाउंट्स को हैंडल करना ऑनलाइन। अब बताइए, कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के सामने आप काम कर रहे हैं 6 से 8 घंटे, मोनोटोनस काम है, और यह काम धीरे धीरे मेरे लिए नीरस हो गया। नीरस तो नहीं, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कि कंप्यूटर के सामने आप बैठ करके वही काम आप प्रतिदिन कर रहे हैं, तो मेरे अंदर नीरसता फैल गई। तो मुझे लगा कि पंकज, तुम इस काम के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि इस काम को करने में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है। तो मैंने इस वर्क को क्या कर दिया? 1.5 साल के बाद त्याग दिया, समाप्त करके मैं चले आया अपने होम टाउन किशनगंज, बिहार के किशनगंज जिले में। तो बैंगलोर से यात्रा यह शुरू होती है फिर किशनगंज की। तो किशनगंज में अपने घर बहादुरगंज, जहां का मैं निवासी हूं, वहां गया, व्यापार करना चालू किया, क्योंकि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। छोटा मोटा जो व्यापार था उसी को मैं कंटिन्यू करना चालू किया। पापा ने मेरे सामने अपने लक्ष्य को रखा, अपने ड्रीम को रखा, कि वह यह चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सेवक बने। याद रखिएगा, मेरा सपना नहीं था, मेरे पापा का सपना था। तो पापा ने मेरे सामने रखा। मैं घर पे आया, इंटरनेट पे सर्च किया, होता क्या है कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करता है। कुछ फोटोज दिखे के अंदर यार मैंने देखा कि हाँ, इनको तो मैं देखा हूं कि ये वर्दी में रहते हैं, कुछ सिविल लोग रहते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारियां पता लगी। मेरे पापा ने मुझे कहा कि पंकज बेटा, तुमको अगर बनना है तो सिविल सेवक ही बनना है, तो प्रयास करो और हम आपको बिल्कुल समर्थन करेंगे, किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं होगी। यह मेरे लिए एक मुश्किल वाला समय था, क्योंकि मैं सीमेंस में जब काम कर रहा था तो मैं आत्मनिर्भर था, सेल्फ डिपेंडेंट था, और अब फिर से मैं पढ़ाई की यात्रा शुरू कर रहा हूं, और फिर से मैं माँ बाप पे क्या हो रहा हूं? निर्भर हो रहा हूं। और यह एक बड़ी चुनौती होती है जब आत्मनिर्भरता से आप निर्भर हो जाते हैं। तो माँ बाप की निर्भरता यहां से शुरुआत होती है, और पापा ने मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे दिल्ली ले गए। 22 साल उस समय उम्र थी, 2012 में दिल्ली ले गए। दिल्ली में कोचिंग की फीस थी 75,000 रुपए। एक बड़ी कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, और मेरे को रूम दिलाए, और 2 दिन मेरे साथ रहे, और उन्होंने कहा कि अब यात्रा तुम्हारी शुरू होती है, इस पे मेहनत करना है ईमानदारी से, सफल असफल मायने नहीं रखता है, लेकिन अपना 100% देना, यही तुम्हारे लिए काफी। तो अगर मेरे पापा अगर इस ड्रीम को नहीं रखते अपने सामने, तो मैं आज बिजनेसमैन होता और व्यापार कर रहा होता घर पे, लेकिन शायद किस्मत की कड़ियां कहीं और जुड़ी भी होती। उस समय इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा एक छोटे से लैंड को रखे थे, उस लैंड को उन्होंने बेचा उस समय, और उससे कोचिंग की फीस को उन्होंने दिया। क्योंकि ये बात सही है, बोलने में किसी प्रकार की मुझे शर्म नहीं है, ठीक है। तो भाई का योगदान मैंने कहा, तो पापा ने मुझे दिल्ली को छोड़ा। दिल्ली में मैंने प्रिपरेशन चालू किया। मीडियम था इंग्लिश, और अंग्रेजी पल्ले में नहीं आती थी। क्लास में जाता था,
टीचर बोल रहे हैं लेकिन रुचि नहीं है, कॉपी भरती जा रही है, नोट्स भरते जा रहे हैं, नोट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉपी घर पे बढ़ती जा रही है, लेकिन यूपीएससी के प्रति रुचि पैदा नहीं हो रही है। हाँ, और ये यात्रा शुरू हुई थी यूपीएससी से। एडमिशन किसके में लिया था? यूपीएससी में। ठीक है, कॉपी बढ़ती जा रही है लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं परेशान हो गया, 2 महीने में परेशान रहा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझसे ये नहीं होगा। और प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम थी भाषा की। किसकी? भाषा की। क्योंकि मुझे सहजता महसूस होती थी हिंदी भाषा में, मुझे समझ में आता था हिंदी भाषा, मुझे अंग्रेजी पल्ले में सच में नहीं आता था। और मैं क्लास में ऐसा नीरस महसूस करता था, और जिस दिन भी क्लास जाने का समय होता था, हर दिन जाता था, तो उससे पहले लगता था कि मैं क्यों क्लास जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 3 घंटे के बाद किसी प्रकार का परिणाम मिलने वाला नहीं है। ये मेरा एहसास हो चुका था। फिर मैंने दिल्ली में, आप जानते हैं कि एक राजेंद्र नगर है और एक मुखर्जी नगर, 2 जगह है, एक राजेंद्र नगर है और एक मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर हिंदी का बेल्ट है, सिविल सेवा की हिंदी मीडियम की तैयारी मुखर्जी नगर में होती है और इंग्लिश मीडियम की तैयारी राजेंद्र नगर में होती है। तो इस राजेंद्र नगर में मैं ज्वाइन किया था इंग्लिश मीडियम में, और मैं एक बार मुखर्जी नगर चला गया। मैं पहली बार गया, और जब मुखर्जी नगर गया तो बड़े बड़े होर्डिंग्स हिंदी में दिखे कि आप आईएएस बन सकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स हिंदी में दिखे, नाम दिखा, बड़ा अच्छा लगा, अपनापन लगा, अपनी भाषा लगी, अपने लोग लगे। पता नहीं ये हिंदी से अपना जुड़ाव था, आत्म लगाव था। मुझे एहसास हो गया कि मुझे इस राजेंद्र नगर से यात्रा करनी है मुखर्जी नगर की सबसे पहले, मतलब मुझे इंग्लिश से शिफ्ट होना है हिंदी। तो तब यहां से यात्रा शुरू होती है। कोचिंग वाले पैसे देते नहीं जल्दी से, तो मैंने कोचिंग वाले को एक लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा कि सर पुअर फैमिली से हूँ, मीडियम फैमिली था, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, मीडियम फैमिली से हूँ, और बहुत मेहनत से ये पैसा आया था, मेरे पापा ने जमीन बेच के पैसा दिया, और इस पैसे से चूंकि मेरा कैरियर जुड़ा हुआ है, अगर ये पैसे मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं शायद अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, और जो लक्ष्य मेरे पापा ने मुझे दिए और जो लक्ष्य अब मेरा लक्ष्य बन रहा था धीरे धीरे, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और ये पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। यह मैसेज, यह एप्लीकेशन सर को दिया। कोचिंग वाले अच्छे थे, उन्होंने मुझे 75,000 की जगह 60,000 रिफंड कर दिया, 15,000 रुपए काट दिए, क्योंकि मैंने 30-35 क्लासेस वहां पर ली थी। तकलीफ नहीं हुई, खुशी हुई, क्योंकि मुझे वो पैसे मिल गए थे। और हिंदी माध्यम में फीस उस समय कम हुआ करती थी, जीएस के फीस 30,000 हुआ करते थे, और 20,000 मैंने ऑप्शनल का, तो मेरा काम हो चुका था, मुझे वहां से पैसे मिल गए, और मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, और उस पैसे को कोचिंग से ले लिया। और यहीं से शुरुआत होती है अब सिविल सेवा की। ये शुरुआत हुई पहले कहां से? राजेंद्र नगर से, मुखर्जी नगर की। अब मुखर्जी नगर की यात्रा शुरू होती है 2012 जून में। मैं आया कब था? मई 2012 में। और यहीं से अब यात्रा शुरू होती है आईएएस। बनना क्या है? आईएएस। सपना किसका है? आईएएस। भूत भी बनना, भूत हो गया था कि मुझे आईएएस बनना है। आईपीएस कुछ भी नहीं, दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था। कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा नॉलेज जो था वो ब्लैंक था। मैं ब्लैक बैकग्राउंड था, ब्लैक, आप कहते हैं ब्लैक ब्लैक बोर्ड था, ब्लैंक ब्लैक बोर्ड। मतलब इस ब्लैक बोर्ड में यह भी नहीं पता है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के हिस्से हैं। उसको यह भी नहीं पता है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 अलग अलग संवैधानिक पद हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं। उसको यह भी नहीं पता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए हैं। उसको यह नहीं पता है कि बारिश कैसे होती है। उसको यह भी नहीं पता है कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक विस्तार कैसा है। नहीं पता था, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई थी बचपन में। लेकिन अब यात्रा शुरू हो रही थी, इस ब्लैंक ब्लैक बोर्ड में कुछ चीजें छपने वाली थी, और वो छपने वाली अपनी भाषा में थी। और वो कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी, जिसमें मैं सहज महसूस करता था। यात्रा शुरू होती है 2012 से। कब से? 2012। मुखर्जी नगर आया, मुखर्जी नगर आकर के मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग ज्वाइन किया, हिंदी माध्यम में ज्वाइन किया, जीएस का ज्वाइन किया, जनरल स्टडीज का, और ऑप्शनल ज्वाइन किया सोशियोलॉजी। किसका? सोशियोलॉजी। मैंने समाजशास्त्र ऑप्शनल को रखा, ठीक है, समाजशास्त्र ऑप्शनल को रखा। सोशियोलॉजी मैंने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे परिवार, विवाह, जाति, समाज में जो व्यवस्था थी, धर्म, ये सब पढ़ के अच्छा लग रहा था कि मैं इसको कर लूंगा। इसके प्रति मेरी एक रुचि पैदा हो गई, क्योंकि मैंने सिलेबस पे थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। मैंने सोशियोलॉजी को ज्वाइन किया। सोशियोलॉजी क्लास मैंने 3 महीने लगातार की, 3 महीने लगातार की, लेकिन सिर्फ क्लास ही किया, मेहनत नहीं की, उसको रिवाइज नहीं किया, क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं देखा।
गलतियां नंबर 1 यहीं से चालू होती है। अब गलतियां भी आपको यहां धीरे धीरे मैं बताऊंगा, यात्रा के साथ साथ वो गलतियां भी बताऊंगा कि क्यों 7 साल 8 साल लग गए उस सफलता को प्राप्त करने में। और दूसरा क्या था, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज ध्येय दिल्ली में कोचिंग है विनय सर के नेतृत्व में, और विनय सर की क्लासों ने उस दिमाग के विचारों को खोलने का प्रयास किया और लेयर पे लेयर खोलते गए, लेयर पे लेयर खोलते गए, और एक आपके सामने ढांचे को रख दिया कि सिविल सेवा में आपको क्या जानना है। ये ढांचा बहुत काम आया। इतिहास भी बताया उन्होंने पॉलिटी भी पढ़ाया, उन्होंने इकोनॉमी भी पढ़ाया, उन्होंने IR भी पढ़ाया, उन्होंने एथिक्स भी पढ़ाया, उन्होंने सोशल जस्टिस और गवर्नेंस भी पढ़ाया, सामाजिक न्याय और सुशासन भी पढ़ाया। ये सारे विषय एक व्यक्ति इतने मल्टीपल अप्रोच से वो पढ़ा रहा था, उस समय से अब सिविल सेवा में वह रुचि पैदा हो गई। अब IAS मुझे बनना था, अब वो पापा के सपने मेरे सपने हो गए थे, क्योंकि अब उसमें वह रुचि पैदा कर दी थी विनय सर। उनका बहुत बड़ा रोल है इस व्यक्तित्व के निर्माण में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अच्छी चीजें अगर अच्छा करती है तो आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जिंदगी भर आपके दिमाग पे वो छवियां छपी रहती है। इस यात्रा में जब GS के आपके सामने लेयर खुलने लग गए, आनंद आने लग गया, क्योंकि ज्ञान के समंदर में अब मैं क्या हो रहा था, उतर चुका था। समंदर इसलिए कह रहा हूं कि नॉलेज का कोई दायरा फिक्स नहीं है, और इस समंदर में जब आप उतरते हैं, सिविल सेवा की तैयारी आपको यह मौका देती है, और इतने डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज में जब आप उतरते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कितनी गहराई में जाना है, क्योंकि इसकी गहराई का पता कई बार नहीं होता है। यहीं से मेरी भी समस्या चालू होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि वो यात्रा में 9 साल क्यों लग गए। तो 12 मैंने कोचिंग की, 13 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, 2013 पहला अटेम्प्ट इसीलिए दिया था, तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं 8-10 महीने में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाया था और पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो 2013 में एग्जाम दिया और नॉट क्वालिफाइड। तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी? पता था तैयारी नहीं है, और मैंने GS में 42 क्वेश्चन करीब सही थे मेरे प्री में, UPSC की में, और मुझे ये पता था कि इसमें नहीं होने वाले, लेकिन 42 क्वेश्चन करके मुझे संतुष्टि थी कि मैंने 8-10 महीने में जो काम किया कि मेरा लगभग अब अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। तकलीफ नहीं हुई, और उसी दुगने उत्साह से, क्योंकि 2013 का पहला अटेम्प्ट मेरे अंदर उत्साह भर दिया था कि पंकज तुम बन सकते हो। 2014 नेक्स्ट अटेम्प्ट, 13 में नहीं हुआ क्योंकि तैयारी पूरी नहीं थी। 14 नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया। 14 नेक्स्ट अटेम्प्ट में समस्या यहीं से चालू हो गई कि 13 से जो 14 की जो यात्रा थी ना, मैं नॉलेज की गहराई में जाने का प्रयास करने लग गया। समझिएगा, ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक यही होता है। जब ज्ञान के आप गहराई में जाने का प्रयास करते हैं तो आप उस गहराई में आनंद तो लेते हैं, लेकिन सिविल सेवा की जरूरतों से आप क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपको आइडिया नहीं रहता है कि सिविल सेवा में किस तरह के सवाल आने की संभावना है, और एक पैरामीटर के बाद इस नॉलेज के समुद्र में आपको स्टॉप लगाना होता है, रुकना होता है। मैं रुका नहीं, मैं गहराई में जाता चला गया। आनंद आ रहा था, खुशी महसूस हो रही थी, ज्ञान के इस भंवर में मैं फंसता जा रहा था और फंसता चला गया। नॉलेज हो गया, लेकिन 14 का प्रीलिम्स नहीं हुआ। GS में अच्छे स्कोर थे, लेकिन प्रॉब्लम हो गया था CSAT को मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन यहां से भंवर भी चालू हो गया था, ज्ञान का भंवर चालू हो गया था, क्योंकि अब मैं उस भंवर में ट्रैप हो रहा था, क्योंकि अब गहराई को मैं नापने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो 2014 फेल हो गया। इसके रीजन एक CSAT भी थे, CSAT में मार्क्स बहुत कम आए थे, GS के मार्क्स अच्छे थे, CSAT मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, कॉन्फिडेंस था कि CSAT निकाल लूंगा। इसी आत्मविश्वास ने क्या हो गई, लंका को डुबो दिया। इसको क्या कर दिया, इस मनोविज्ञान को ही क्या कर दिया, चोट पहुंचा दी। क्योंकि आप आत्मविश्वास के साथ जाते हैं, यह आत्मविश्वास नहीं था, यह अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि CSAT तो मैं कर ही लूंगा। और यहीं से मात्रा क्या हो गई, यहीं से यात्रा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली सी रेखा होती है। जब इस रेखा को आप जंप करते हैं तो समझिए कि गिरना आपका तय है। 2015 नेक्स्ट अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हो गया। खुशी महसूस हुई, क्योंकि UPSC का प्रीलिम्स निकालने के बाद, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, खुशी महसूस हुई कि मैंने IAS
का प्रीलिम्स निकाल लिया। इतनी खुशी कि मैंने सिलेक्शन हो गया। कई बार खुशी भी अत्यधिक खुशी में कन्वर्ट हो जाती है, आपको खुशी को थामना पड़ता है। मेरे दिमाग में कई बार चीजें थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, खुशी इतनी ज्यादा थी। ये नहीं पता था कि भैया अभी दूसरा चरण पास करना है, अभी तीसरा चरण पास करना है। लेकिन उस खुशी को मैं 15-20 दिन जिया, समय गंवा दिए। समय देखिए, प्री के बाद जो समय मिलता है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही होता है, क्रूशियल टाइम। रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है। अगर आप 15 दिन आप यूं ही आप हंसी में आप या आनंद में अगर आप समय को व्यर्थ करते हैं तो आप समझिए कि आप अपने यात्रा में समस्या को खुद ही बो रहे हैं, यात्रा को खुद ही समस्या में बो रहे हैं। तो 2015 का प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया। मेंस में मैं इंग्लिश में फेल कर गया। आप इंग्लिश में फेल करते हैं तो कॉपी आपकी चेक ही नहीं होती है, सबसे बड़ा तकलीफ। और इंग्लिश में मुझे मार्क्स आए थे 62 आउट ऑफ 300, जबकि 75 मार्क्स आपको क्या है, पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग नेचर का है। 13 मार्क्स इंग्लिश में कम रह गए, फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कि मैंने कहां मेहनत की थी, कहां मेरी समस्या है। भाई जीएस पता चलेगा, स्कोर तब तो पता लगेगा ना कि मैंने क्या मेहनत की। अनुमान ही नहीं लगा, बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोया कि यह कौन सा मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया कि आप सिलेक्शन ना हो मेंस में, यह अलग तकलीफ है। लेकिन आप कॉपी से मार्क्स ही ना पता लगे कि भैया कितना मार्क्स आया, यह और तकलीफ देती है, क्योंकि आप अपना आकलन नहीं कर पाते। तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ के साथ साथ संभावना भी दिखी कि अगला अटेम्प्ट में मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूं। और माँ बाप का समर्थन हमेशा रहा, उन्होंने पीछे से पूरा बैकअप देते रहे कि हो जाएगा, प्रयास करो, तुम कर सकते हो। छोटे भाई ने भी लगातार मुझे मोटिवेट किया। तो जब और जो मेरे साथ मित्र थे दिल्ली में, जो मित्र हमें मिले, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिवली हमें प्रमोट किया। और यह थी उस समय में मजबूत इच्छा शक्ति बन के उभरी, पंकज तुम कर सकते हो। यह इच्छा शक्ति मेरे अंदर हर अटेम्प्ट में थी। विफल होता था लेकिन इच्छा शक्ति फिर से खड़ी हो जाती थी, विफल होता था, इच्छा शक्ति फिर से खड़ी हो जाती थी। चौथा अटेम्प्ट दिया 2016 में, 15 वाला क्लियर हो गया। 15 में कहां फेल हो गया था, मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ, अंग्रेजी फेल हो गए, अंग्रेजी को फेल हो गए। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया 2016 चौथा अटेम्प्ट आईएएस का। और इससे पहले मैं सीएपीएफ के भी 3 पेपर दे चुका था, सीएपीएफ के 3 पेपर दे चुका था, आईबी के 2 पेपर दे चुका था, लेकिन सफल हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आईएएस था। तो इस फोकस के कारण एग्जाम तो दिया, लेकिन उस एग्जाम पे मैं फोकस नहीं किया। ऑब्वियस बात है कि अगर आप जब तक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। विफलताएं मिलना चालू हो गई थी, क्योंकि विफलताओं के लिए जिम्मेदार भी मैं ही था, इसलिए किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते थे। हमेशा उंगली जब खड़ी होती थी कि पंकज तुम फेल क्यों हो रहे हो, तो उंगली सीधे खुद पे उठती थी, क्योंकि कमियां खुद में थी। 2016 का अटेम्प्ट दिया, 16 का अटेम्प्ट दिया, समस्या इस अटेम्प्ट में हुई, फीवर हो गया, रात में नींद नहीं आई, एग्जाम का प्रेशर रहा होगा, सुबह फीवर हो गया। मेरा फ्रेंड, मुझे एग्जाम देने को दोनों का सेंटर साथ ही था, तो दोनों साथ गए। और प्री में मैंने मात्र 67 क्वेश्चंस किए, 67 क्वेश्चंस किए। और उस समय 2016 में प्री का कट ऑफ आईएएस का सबसे ज्यादा था, 116 कट ऑफ गए थे, 116 मार्क्स। और मेरे मार्क्स आए थे आपको जाके 114 के आसपास, मात्र 2 मार्क्स, मात्र 67 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस की और पॉसिबिलिटीज थी। मैं तबियत खराब होने के कारण उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मैं इस असफलता को, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर मैं इस असफलता को तबियत से जोड़ूं तो मैं इस चीज को भी गलत मानता हूं। इस असफलता के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, क्योंकि अगर आपको फीवर है या आपने रात में नहीं नींद हुई है, तो आपने कहीं ना कहीं प्रेशर ले लिया, टेंशन ले लिया, और वह टेंशन एग्जाम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और मात्र एक क्वेश्चन अगर मेरा सही होता, मैं 67 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने वैसे घेर के रखे थे जो मुझे करने थे, और उसमें सब के सब सही थे। मैं आके घर पे चेक किया, और उस दिन जो पीड़ा हुई, जो तकलीफ हुई, उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप 4 साल हो गए लगातार माँ बाप पे निर्भर हैं, खुद पे अब उंगली भी खड़ी हो रही है कि तुम क्या कर रहे हो इस 4 साल से। तो ये समस्या जो थी
यह पीड़ादायक समस्या, इसको मैंने झेला। दोस्त लोग थे, सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़ाई तो खुद से होती है ना। लड़ाई खुद से होती है। आपको दोस्त आएंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब आप अकेले होते हैं और जब आप सोचते हैं तो फिर से वो पिक्चर रिवाइंड होता है और उस समय को आप याद करके आप अपने से सवाल जब पूछते हैं तो यह सबसे गंभीर मामला होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे तार्किक वाद विवाद होते हैं, चर्चाएं होती है, कमियों का आकलन किया जाता है। 2016 का अटेम्प्ट ने मुझे हिला दिया। प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होना, क्योंकि आगे की यात्रा ही बंद हो गई। अब मेरे आत्मविश्वास पे डगमगाहट सी आ गई, हिलने लग गया आत्मविश्वास। लेकिन उसी समय मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हुआ। उन सिलेक्शन को देख करके यह लगा कि पंकज, वो लोग ने भी 4 साल 5 साल मेहनत की, अगर उनका हो सकता है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी को मैं देखा था, उनकी रणनीति को मैं देखा था और मेरी रणनीति उनकी रणनीति से मैच करती थी। तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूं। यह उठना सबसे मुश्किल वाला उठना था। 16 का पड़ाव, 17 का अटेम्प्ट मैंने देना चालू किया। 2016 के बाद यात्रा कब की होती है? 2017। खूब मेहनत किया, अच्छे से मेहनत किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस लिखा, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। 12 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। कितने मार्क्स से? 12 मार्क्स से। क्यों रुका? इसका रीजन यही था कि मेंस में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। यह बहुत बड़ा मिस्टेक था। नॉलेज में कोई कमी नहीं थी और मैंने कहा कि मैं नॉलेज के गहराइयों में जाना चालू कर दिया था, तो यहां से आंसर राइटिंग क्या हो गया? किया नहीं, और परफॉर्मेंस वहां पर डिक्लाइन होना चालू हो गया। क्या आप जानते हैं, यह मायने नहीं रखता है आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, यही मायने रखता है। 2017 नॉट सिलेक्टेड, 12 मार्क्स से रिजेक्ट हुआ। और 2017 का जब परिणाम जब आया था, उसी दिन बिहार का एग्जाम भी चल रहा था और इसके साथ साथ आपको टाइम नहीं मिलता है। लास्ट परिणाम आते आते और यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट में टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस तकलीफ को सोचते ही नहीं हैं और अचानक अगले अटेम्प्ट का आप डेट तुरंत देखते हैं तो आपके अंदर वो आता है कि भैया अगला अटेम्प्ट फिर आ गया है, समय बहुत नजदीक आ गया है। तो इस तकलीफ को छोड़ो, आगे वाली यात्रा को क्या करो? पूरा करो। और यहीं से शुरू होता है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट, आईएएस का 6ठा अटेम्प्ट 2018। 2017 में मुझे कुछ दोस्त मिले इंटरव्यू के दौरान, सबका सिलेक्शन हो गया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इस यात्रा के दौरान, जो मैंने 5 साल में तैयारी करके खुद नहीं सीखा था, क्योंकि सब लोग आईएएस स्पेसिफिक थे, सब लोग इंटरव्यू दिए थे 3 से 4 बार। उन लोगों से जो सीखा वह भी जिंदगी का एक अद्भुत पल है, एक अद्भुत समय हम लोगों ने बिताया। और आज उन दोस्तों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मित्रों को, जिन्होंने इस यात्रा में मुझे गाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक छोटे पल में बहुत बड़ी भूमिका को निभाई। 2018 का अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, क्योंकि प्रीलिम्स अब मेरा अच्छा हो चुका था। मेंस को मैंने दिया। मेंस में समस्या वही चालू हुई कि जो मैं परफॉर्मेंस कर सकता था, उस परफॉर्मेंस को मैं रिपीट नहीं कर पाया। नॉलेज जो था, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैं नॉलेज की गहराई में जाना चालू कर रहा था। मतलब क्या होता है कि ज्ञान जब आता है ना, तो आपके अंदर जागरूकता, क्यूरियोसिटी भी आती है, उत्सुकता आती है और आप पढ़ने का और प्रयास करते हैं, और मजा आता है और करने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, कोई चीज आपको करने में अच्छा लगता है तो आप उस चीज में और जाने का प्रयास करते हैं। तो इस गहराई को जब मापने का प्रयास करेंगे, और यूपीएससी के लिए इतना ही जानना है, नॉलेज की इतनी ही जाननी है, तो ये जो ऊपर में जो इतनी जो सब पार्ट्स होते हैं इस नॉलेज के, ये आपको सिंक्रोनाइज करना होता है और एग्जाम में उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर देना होता है। लेकिन जब आप गहराई में जाने का प्रयास करते हैं तो आपके पास नॉलेज का दायरा तो बढ़ जाता है, लेकिन एग्जाम में सिंक्रोनाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 200 शब्दों में आपको सटीक लिखना है और आप फैलना चालू होते हैं, कहानी बोलना चालू होते हैं और आप एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। समस्या यहीं से। मार्क्स अचानक डिक्लाइन कर गए। 17 में ऑप्शनल में बड़े अच्छे मार्क्स आए थे, 286 मार्क्स आए थे सोशियोलॉजी में, 18 में भी सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन जीएस के मार्क्स अचानक डिक्लाइन कर गए और एथिक्स तो मुझे बर्बाद कर दिया। मात्र 65 मार्क्स मुझे एथिक्स में आए थे। इंटरव्यू क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, मेंस 3 मार्क्स से रुक गया, क्योंकि एथिक्स में आप देख रहे हैं कि मार्क्स 65 मार्क्स थे, जीएस में भी और तीनों पेपर में मार्क्स थोड़े कम हुए, लेकिन ऑप्शनल मेरा स्ट्रॉन्ग
था। 18 के असफलता ने मुझे लगा कि ये 6 प्रयास हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्रयास हो गए। अब मुझे लगा, और 6 प्रयास, इसके साथ साथ सीएपीएफ का आईबी का जो फेल हुआ था, यूपीपीएस में स्टेट पीसीएस भी 2 बार दिया, वहां भी जो फेल हुआ। अब मुझे लगा पंकज तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। 6 साल बाद 12 से हुई ये यात्रा 18 में आके रुकती है, और 18 में भी मैंने सोचा कि अब मुझसे नहीं। मैं थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया, क्योंकि मेंस का रिजल्ट जब आया था और परेशान बहुत था, दिल्ली में ही था। ऑब्वियसली बात है कि दोस्त लोग जो होते हैं तो आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं अपने स्तर पे, लेकिन मोटिवेशन कई बार काम नहीं करती है जब आप खुद से परेशान हो, ठीक है। क्योंकि मैं जानता था कि जो गलतियां मैं कर रहा हूं, उस गलतियों से सिलेक्शन होने वाला नहीं है, और उस गलतियों में सुधार नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा है? रिफॉर्म में नहीं कर पा रहा। क्योंकि इस गलतियों में अगर मैं कहूं कि ओवरऑल 2 समस्याएं थी। एक समस्या क्या थी? मैं उस मटके को परफेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा था, हर मटके को। चाहे वो साइंस हो, मैं अच्छा करूंगा, हिस्ट्री हो, मैं इतना अच्छा करूंगा, पॉलिटी हो, बहुत अच्छा कर लूंगा, आईआर, एथिक्स, मतलब मैं सब मटके को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और सब मटके को इतना बेहतर बना दूं कि हर तरह के सवाल को मैं सॉल्व कर दूं। मतलब हर सब्जेक्ट में मास्टरी करने का प्रयास करने लग गया। नॉलेज की गहराई तभी तो होती है ना, एक सब्जेक्ट नहीं, सभी पे। मैंने अच्छे अच्छे नोट्स भी बना लिए। लेकिन जब सभी मटके अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं तो याद रखिएगा, समस्या यह भी बहुत बड़ी गंभीर होती है। ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है, सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल हो जाता है। आपको आत्मविश्वास तो होता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप गलतियां करना चालू करते हैं। तो ये मटके बनाने का जो मैं प्रोसेस जो था, मुझे सब मटके को मैं ही बनाऊंगा, मतलब सारे नोट्स को मैं ही बनाऊंगा, अपडेट करूंगा, सब सब्जेक्ट के बेहतर बेहतर नोट्स बनाऊंगा। तो मेरा जो पूरा का पूरा फोकस हो गया नोट्स मेकिंग पे, और यहां पर लैक हो गया रिवीजन का, और रिवीजन के साथ साथ लैक हो गया क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का। बहुत बड़ी कमी मेरी ये, बहुत बड़ी कमी रही। रिवीजन तो चले मैं कर भी लेता था, ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं होने से मैं यह नहीं समझ पाया, ये 18 तक की यात्रा में, कि मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कई बार होता है, और कई बार जो आप चीज लिखते हैं 50% उसमें बेकार की बातें होती। क्योंकि औसत स्टूडेंट था, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन दिमाग उतना ज्यादा डेवलप मतलब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज तो रहा नहीं, एवरेज बच्चा था। गलतियां कर करके सीखा, गलतियां कर करके सीखा, लगातार गलतियां किया, लगातार सीखा। तब मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा। मैंने ये पढ़ा कि जब एक बार आप गलती करते हैं, कोई चीज को गलती करते हैं, तो वह माफ योग्य है, और उस गलती को अगर आप स्वीकार करते हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उस गलती में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। लेकिन जब आप बार बार एक ही गलती करते हैं, तो वह अपराध होता है। क्या होता है? अपराध होता है। मैंने अपराध किया यहां पर, मैंने बार बार वही गलती की। मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस ही नहीं करता, क्योंकि नॉलेज की गहराई में जाते जाते इस आत्मविश्वास में इतना मुग्ध हो गया था, इतना मंत्र मुग्ध हो गया था कि सभी सब्जेक्ट मुझे आते हैं, और एग्जाम में मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। और जब रिजल्ट आए, खुद ही टूट गया। आपने सोचा था एग्जामिनेशन हॉल में आप तोड़ देंगे, लेकिन परिणाम आने के बाद आप खुद ही टूट गए, क्योंकि जो परिणाम एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला। 18 की विफलता, टूटा। अब रास्ते क्या थे? रास्ते 2 ही थे, यानी तो पापा के साथ जाके वहां व्यापार करूं, या पढ़ाना चालू करूं, ठीक है। लेकिन फिर वही मेरी सबसे बेहतरीन मित्र शिखा ने मुझे उस परिस्थिति में मुझे रिस्ट्रक्चर किया। मुझे बहुत चीजों पे, आपको क्या कहते हैं ना, कई बार होता है कि कई बार आप डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं होता है बहुत सारी चीजें, लेकिन कई बार आप लोगों को बता देते हैं, खुद के बारे में कई बार आप निर्णय नहीं ले पाते। तो उस निर्णय को लेने में मेरा योगदान दिया, और मुझे कहा कि 2019 का अटेम्प्ट लो। अगर 19 के अटेम्प्ट में नहीं होता है तो यू हैव इजी ऑप्शन टू टीच एनीवेयर, आप पढ़ा करके अपनी आजीविका को चला सकते, ठीक है। 19 का अटेम्प्ट लिया, सेंटर दिया था जयपुर। एक मेरी समस्या और रही, मैं घूम घूम के सेंटर देता था। मैं इलाहाबाद में भी दिया एग्जाम, लखनऊ में दे देता था, पटना में सेंटर दिया, दिल्ली में। पता नहीं मेरे अंदर यह है कि मुझे घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं सोचता था कि चलो एग्जाम भी दे देंगे, 2 दिन घूम भी लेंगे।
यह नहीं सोचता था कि तुम जाओगे, ट्रैवलिंग में दिक्कत है, क्या पता नई जगह सूट ना हो, ऐसा भी होता है। तो आप जहां पढ़ रहे हैं वहीं से एग्जाम दीजिए, पर ये प्रयोग करने का प्रयास मत कीजिए। उदाहरण आपके सामने है, नहीं तो लंबा समय लग जाता है। प्रयोग करने का प्रयास मत कीजिए। प्रयास किया, जयपुर में सेंटर दिया 2019 में मैं सेंटर दिया, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं। इसका रीजन मुझे यही लगा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने का कि मन नहीं लग रहा था। उठा, एग्जाम दिया, मतलब कि अब अरुचि हो रही थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था, दिल से एग्जाम नहीं दिया, मन से एग्जाम नहीं दिया। ऐसा नहीं था एग्जाम नहीं निकाल सकता था। आप होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप मन से नहीं जाते हैं, असफलता आप खुद ही लेकर के जाते हैं। असफलता मिली, लेकिन इस असफलता से तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास रास्ता क्या था? कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने का, एक बड़ा उद्योग। और मेरे अंदर था कि मैं एक जगह और लाइन पढ़ी थी, इस लाइन को मैं कहता था, मैं पढ़ा जब मुझे यह फील हुआ कि अपने लक्ष्य को बड़े बनाओ, मेक योर ड्रीम बिग, इफ यू विल सक्सेस यू विल लीड। अगर आप सफल होते हैं तो आप लीडर बनते हैं, आप नेतृत्व करते हैं। एंड इफ यू विल फेल यू कैन गाइड, आप गाइड कर सकते हैं और उन लीडर को तैयार कर सकते हैं जो सक्सेस होते हैं। और जितने भी सफल लोग होते हैं ना, उनके पीछे असफल लोगों का बहुत बड़ा योगदान। ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि पंकज नहीं हुआ तो यात्रा क्लियर है, पढ़ाना है और साथ साथ पढ़ना। तो 2019 के बाद 7वां अटेम्प्ट, आईएएस का 7वां अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन दर्द नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात थी, अरे दर्द कितना होगा भाई, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कितना दर्द होगा। इस दर्द को अब लगा था मुझे कि सच में मैं दर्द के उच्चतर शिखर पे पहुंच चुका हूं फेल्योर के, अब उससे ज्यादा फेल और क्या होगा। उम्र भी मोटा मोटी 30 के अंदर आ चुका था, 29-30 साल हो चुके थे। माँ बाप से पैसे लेता था, सबसे बड़ी बात थी माँ बाप देते थे, कभी मना नहीं किए कि भैया तुम पैसे का क्या, पूछा भी नहीं कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनका बेटा जो कर रहा है वो सही है, गलत नहीं है वो। तो इसलिए कि माँ बाप को बहुत बड़ा, मैं और भाई को, क्योंकि एक बड़ा भाई होने के नाते जो जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, उन्होंने कभी मेरे ऊपर नहीं आने दिया। परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समस्याएं सब घर में आती है, कभी मुझे रूबरू होने का मौका नहीं दिया। सारी समस्याओं को खुद ही देखे, और परिवार के सदस्यों ने कभी भी मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया। ये नहीं कहा कि आ जाओ 2 महीने का काम है, ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पंकज तुम अपनी मेहनत को आगे करो, क्योंकि तुम सफल हो सकते हो। एक विश्वास उनके अंदर था, और वो विश्वास मुझे बहुत प्रेरणा करता था। मेरी माँ सुबह 5 बजे उठती है, प्रतिदिन उठती है, पूजा करती है, एकदम नियमित है। मैं उनके अनुशासन को देख करके, उनकी जिजीविसा को देख करके इतना प्रेरित होता था कि जब इस उम्र में मेरी माँ इतनी मेहनत कर सकती है अपने परिवार को, अपने चीजों को जोड़ने के लिए, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं। तो हमेशा से मोटिवेशन फैक्टर फैमिली आपके, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर फैमिली से मिला, और हर प्रतिकूल परिस्थिति में मैं अपने फैमिली को देखता था, और वहां से मुझे भी मोटिवेशन मिलना चालू हुआ। 2019 प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं आ गया जयपुर में मैं चला गया कि स्प्रिंग बोर्ड नाम की कोचिंग थी। कोचिंग गया, सर पढ़ाना चाहता हूं। तो बात हुई, सर ने कहा कि ठीक है कि मौका मिला तो आपको जरूर अवसर दिया जाएगा। मिला भी अवसर, 2020 में अवसर मिला, 2020 में अवसर पढ़ाने का। स्प्रिंग बोर्ड मिला, स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया। बहुत चीजें यहाँ भी सीखने को मिली, अच्छे लोग मिले, राजस्थान का संस्कृति मिला, कल्चर मिला, राजस्थान के लोग मिले, बहुत आनंद आया। बच्चों को पढ़ा के जो संतुष्टि महसूस होती थी, कभी नहीं होती, कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा इफ यू विल फेल यू कैन गाइड। क्योंकि मैं गाइड कर रहा था, मैं उन लोगों को तैयार करने का प्रयास कर रहा था, अपनी भूमिका को देने का प्रयास कर रहा था। और एक अच्छे टीम के साथ जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा ही अलग बन जाती है। टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए। और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो जयपुर में है, बड़ी अच्छी टीम से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और राजस्थान आरएएस में बहुत बेहतरीन सिलेक्शन इनका है। और कोचिंग इंडस्ट्री में कोई अगर अच्छा परिणाम देता है तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का बहुत बड़ा, आप कहिए कि एक आप बेंचमार्क रख सकते हैं कि इस एकेडमी ने जो हिंदी माध्यम में भी परिणाम दिए हैं, यह आपको काबिले तारीफ है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी टीम जब काम करती है ना, सफलता जरूर मिलती है। तो मैं बात करूंगा कि हिंदी माध्यम के सफल होने के कारण क्या हैं, अगले वीडियोस में इस पे जरूर बनाऊंगा। तो आज मेरी यात्रा पे मैं जनरली आपको फोकस कर रहा हूं कि आप समझिए कि क्या गलतियां आपको
नहीं करनी है। 19 का प्रीलिम्स दिया, कोचिंग में पढ़ाना चालू किया, स्प्रिंग बोर्ड में लेट से ज्वाइन किया। तो इससे पहले मैं आपको चंडीगढ़, फिर मैं चला गया चंडीगढ़ घूमने के लिए। मुझे घूमना बहुत पसंद है, घूम घूम के पढ़ाऊंगा। मैं क्या सोचा, मैं सोचा ये इंडिया है, मैं सोचा कि यहाँ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, क्योंकि इतना तो नॉलेज हो ही गया था ना 7 साल में। यार गधे को भी 7 साल पढ़ाओगे तो उसको भी तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पता चल जाएगा। हम तो गधे से थोड़े अच्छे ही थे, अच्छा वाला गधा थे। तो 7 साल जब जाते गया तो भैया कुछ तो बता सकते हैं बच्चे लोग को, और यह तो बता ही सकते हैं कि क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि 7 साल 17 एग्जाम में असफलता इस गलती को बता देती कि भैया ये करके नहीं होगा, इस तरीके से करोगे तो नहीं होगा। तो मैं सोचा दिल्ली है, दिल्ली के पास में क्या है, पंजाब। सबसे पहले चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ में पढ़ाएंगे, फिर जाएंगे राजस्थान, जयपुर में पढ़ाएंगे। फिर सोचा था मैं अहमदाबाद में पढ़ाऊंगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अहमदाबाद यहाँ आ गया, राजस्थान आ गया। फिर सोचा था इंदौर जाऊंगा। फिर मैं सोचा था कि आपको लखनऊ है, इलाहाबाद है, पटना है। मैं सोचा कि हर जगह पढ़ा के पूरा भारत क्या कर लूंगा, भ्रमण कर लूंगा। सोचा था कि सरकार भारत भ्रमण कराएगी आईएएस बनने के बाद। अब लगा कि नहीं भैया, खुद ही भारत भ्रमण करना होगा, क्योंकि होने वाला तुमसे नहीं है। क्योंकि 7वां प्रयास था, कैटेगरी में आता हूं, 9 अटेम्प्ट मेरे पास हैं, 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे। 1 अटेम्प्ट अभी है और 1 अटेम्प्ट में अगले साल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो सोचा भारत सरकार तो भ्रमण वाला बात था ही था, खुद ही घूम लेते हैं। तो मैंने चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ में 6 महीना पढ़ाया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता था। मेरे अंदर ये सबसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं था कि मुझे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, नहीं, कुछ भी दे दो, क्योंकि थोड़ा बहुत है ही है मेरे पास, नोट्स मेरे अपने बने हुए हैं। बस उसी को जाकर के बच्चों को बता देना है, काम भर की बातें बता देनी, और बच्चों को ये बताना है कि क्या गलतियां नहीं करनी। अच्छा लगा चंडीगढ़ में, आत्मनिर्भर बना। पहला क्या, आत्मनिर्भर बना। सैलरी पहली आई, पापा को फोन किया कि पापा पहली सैलरी मिली है। पापा खुश हुए, बोला बेटा जो करने का मन है तुम अच्छा कर रहे हो, जहां तुमको जाने का मन है वहां तुम जा सकते हो, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। लक्ष्मी आने चालू हो गई। पहले सरस्वती आई, पहले 7 साल क्या आई, सरस्वती माँ आई, उसके बाद लक्ष्मी देवी आई। सरस्वती ने लक्ष्मी दिया, क्या दिया, लक्ष्मी दिया। खुशी हुई कि भैया 7 साल जो आत्मनिर्भर से निर्भर बन गए थे 7 साल में, अब फिर से आत्मनिर्भर की यात्रा क्या हो रही है, चालू हो रही है। कुछ पैसे मिले चंडीगढ़ पढ़ा के, अच्छा लगा। लेकिन पढ़ाई से मैं दूर होता चला गया। सबसे बड़ी समस्या कि मैं पढ़ाने के चक्कर में खुद पढ़ना क्या कर दिया था बहुत, क्योंकि आप जब होता है कि एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ना छोड़ दिया था। तो 19 चंडीगढ़ में पढ़ाया, फिर चलाया वाजीराव, दिल्ली में एक वाजीराव कोचिंग्स थी, वहां पढ़ाया कुछ दिन। वहां मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाया, वहां मैं डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहा था। चला गया ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिया ऑप्शनल। बच्चे खुश हुए, अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा था, क्योंकि पढ़ाई, मुझे लगा था कि पढ़ाने वाली शैली मेरे अंदर अच्छी है। बच्चों को पढ़ाया, खुशी हुई, और पैसे मिलते हैं तो और भी थोड़ी सी लगता है कि तो ठीक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजीविका उसी से चलती है। आप बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और संतुष्टि भी मिलती है जब आप पढ़ाते हैं और बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा महसूस होता है। तो 2 जगह पढ़ाया, तो चंडीगढ़ भी घुमाया, बहुत घुमा। दिल्ली तो घुमा ही था, दिल्ली भी थोड़ा बहुत देख लिया। अब यात्रा चालू हुई जयपुर की, 2020 जयपुर आ गया। जनवरी में जयपुर आ गया, क्योंकि मैं 2019 में प्री दिया था, कोचिंग वाले ने मुझे बुला लिया स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर में, यहां पढ़ाया। यहां मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाना चालू किया, आरएएस में एक छोटा सा सिलेबस, आरएएस के बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ाना चालू किया। मजा आ गया, आनंद आ गया, क्योंकि टीम बड़ी अच्छी थी। जो यहाँ के ऑनर हैं दिलीप सर, इनका व्यक्तित्व को अगर मैं समेट दूं तो उनके व्यक्तित्व में 2 बातें मुझे नजर करके आती है। एक होता है सोच में आदर्शवाद और व्यवहार में पूंजीवाद। ये दोनों मिश्रण जल्दी नहीं मिलता है। आप विचारों में भी नैतिक रहिए, लेकिन अपने कार्यों में आप क्या करिए, आप उस जो आप अर्न करते हैं और समाज में उसको देने का प्रयास कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए और एंजॉय कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था चलती है। तो यह दोनों मिश्रण जनरली मैं जो तुलना कर रहा था, मैं सोच में भी आदर्शवाद था और व्यवहार में भी आदर्शवाद था। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे थोड़ा बहुत मेरे अपने विचारों पे लगा कि नहीं यार, थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, व्यवहार में पूंजीवाद थोड़ा जरूरी है, सोच में आदर्शवाद तो बहुत जरूरी है। तो वैचारिक स्तर पे यह थोड़ा सा जो सुधार आप कहिए, यह थोड़ा सुधार नहीं, यह बहुत सुधार था, क्योंकि आदर्शवाद कहीं ना कहीं एक सीमा तक जाने के बाद समस्या क्रिएट करना चालू करता है। ठीक है, तो 2020 पढ़ाया और साथ साथ पढ़ना भी चालू किया, पढ़ाई किया। और एक मेरी समस्या और रही कि 18 से पहले तक मैं कभी भी स्टेट का एग्जाम नहीं देता था। पता नहीं मुझे क्या बनना था, आईएएस ही बनना था। दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ था आईएएस का,
बनना है तो कलेक्टर ही बनना है। और बाकी लोग, जब सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो लगा कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। एक समय आता है, एक समय आता है जब हर तरफ से चौतरफा रूप से दबाव महसूस आप करते हैं। दबाव में जब लंबा समय हो जाता है ना, जब आप देखते हैं कि आप एक टीम में हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड थे, सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग आप बच गए, आपके अंदर क्षमता भी है, उसके बाद भी आप नहीं निकाल रहे हैं, तो वह तनाव आता है, वो तनाव आता है। उसी तनाव पे जो जीत हासिल कर लिया वही विजेता कहलाता है, वही विजेता कहलाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां आपकी क्षमताओं का परीक्षण करती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में जो व्यक्ति आगे निकल जाता है असल में विजेता वही होता है। और उसी समय आपकी योग्यता और आपके ज्ञान का, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां ही आपके हर चीज का परीक्षण करती। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 2020 यात्रा शुरू हुई स्प्रिंग बोर्ड से, पढ़ाना चालू किया और पढ़ना भी चालू किया, और दिमाग में आ गया था स्टेट पीसीएस भी देना है, क्योंकि आईएएस यूएस नहीं हो सकता, ये आ चुका। तो प्रयास किया, यूपी दिया प्रीलिम्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, पीटी नहीं हुआ, बिहार दिया, हुआ पीटी, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, और 114वां रैंक मुझे इस बार प्राप्त हुआ, प्रॉपर डीवाईएसपी मिला। लेकिन ये तो हो गई अब तक की यात्रा पे। अगर इसको आप कंक्लूड करना चाहे, इस यात्रा की शुरुआत हुई 2012 में, और मैं अंत नहीं कहूंगा क्योंकि आईएएस मेरे पास है, मैं अटेम्प्ट दूंगा। और 2021 में मुझे आपको जाके आप कहिए कि 9 साल की इस यात्रा में मुझे आप कहिए कि एक राज्य का एक बहुत ही सर्वोच्च और सबसे जिम्मेदार वाली पद मिला है, और खुश हूं, संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लक्ष्य हमेशा से क्या थे, आईएएस बनना। नो डाउट कि प्रयास करूंगा अपना 100%, और जो मिला है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं उस समय जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और यह तो प्रयास रहेगा ही कि उस जिम्मेदारियों को उस तरीके से निभाया जाए, नैतिक तरीके से, कि जिस काम को किया जाए उस काम को 100% अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि परिणाम अच्छे आए। इसी उद्देश्य के साथ तो मैं काम करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे, अलग चीजों पे बात करेंगे। और अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, इस 9 वर्ष की यात्रा में 17 एग्जाम में विफल हुआ, 18वां एग्जाम बीपीएससी, और बीपीएससी में क्वालिफिकेशन अभी मुझे सिलेक्शन मिला है। तो अब कुछ बातें और है कि आप इस सिविल सेवा में क्या गलतियां ना करें, यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ चुनिंदा शब्दों में समेटूंगा कि बहुत ज्यादा जानने का प्रयास ना करें, समंदर की गहराई को मापने का प्रयास ना करें, समुद्र में एक जगह स्टॉप लगाइए नॉलेज के कि भैया इतना ही जानना है, इससे नीचे उतरोगे असफलता निश्चित है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, दिमाग की क्षमता निश्चित है, बहुत सारे विषय पढ़ने हैं, और सब विषय में आप मास्टरी करने उतरे तो आप प्रोफेसर बन जाइएगा। जैसे मैं टीचर बन गया था, आप टीचर बन जाइएगा। आप गाइड बन कर सकते हैं, लेकिन आप खुद का सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो पहला यही है कि ज्ञान के भंवर में, भंवर होता है ना, फंस गए ना तो फंसे रह जाए। पढ़ा दीजिएगा अच्छा, लेकिन हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वह सिलेक्शन ना हो। ठीक है। दूसरा, क्या नहीं पढ़ना है वो भंवर से निकलने के लिए, यह बहुत जरूरी है। यह पहले ही हिट किया जाना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट वी शुड नॉट रीड, हमें क्या नहीं पढ़ना है। तब यह पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो इसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मैं इसको आगे वीडियोस इसको कंटिन्यू करूंगा, इस श्रृंखला को, तो मैं आगे धीरे धीरे कड़ियां आपके साथ जोड़ता चले जाऊंगा। तीसरा, जब इस एग्जाम में आप उतरते हैं ना, तो समाज का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको बोलते हैं कि देखो, पहले ही लोग बोलते हैं कि आईएएस बनने जा रहा है, आईएएस बनेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन समाज में आपसे लोग बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिकली सामाजिक प्रेशर आप पे क्रिएट होता है, और वो प्रेशर आपको कई बार ग्लोरीफाई करने देता है। आप उस भंवर में फंस जाते हैं, और उस प्रेशर के कारण कई बार सफलता नहीं होती है। तैयारी कीजिए, एकांत मन से कीजिए। बहुत लोगों को ना पता हो, आपके काम बोलने चाहिए, आपके काम बोलने चाहिए, और आप शब्दों के साथ काम न करें, शब्दों से अपना वाहन न चलाएं, आप अपने कार्यों से अपने वाहन को चलाएं। यह भी बहुत जरूरी है। चौथा, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, कम से कम रिसोर्स रखिए, क्वालिटेटिव रिसोर्स रखिए।
और उसको रिवीजन तो बहुत जरूरी है कि बिना रिवाइज किए आप चीजों को रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो रिसोर्स को रखिए, पढ़िए, समझिए, रिवीजन कीजिए, रिकॉल कीजिए, एग्जाम में परफॉर्मेंस कीजिए। आप याद रखिएगा, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति असफल हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम का जो परफॉर्मेंस डे था उसी दिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। और बहुत सारे कम ज्ञानी लोग जिनके पास नॉलेज कम है वह सफल हो जाते हैं क्योंकि उनको यह तरीका पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे परफॉर्मेंस देना है और एग्जाम को कैसे निकालना। यही समस्या सबसे बड़ी होती है हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। 10 घंटा आप पढ़ने के बोलिए वो 10 घंटा पढ़ लेगा, लेकिन वही है वो ज्ञान के भंवर में ऐसा फंस जाता है और वो फंसते फंसते किस ट्रैप में फंस जाता है। कई बार उसको 2-3 साल लग जाते हैं इस ट्रैप से निकलने में। ज्ञान तो बहुत बढ़ जाता है लेकिन सिलेक्शन से दूरियां भी बढ़ना चालू हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट, सिंक्रोनाइज, रिवीजन, टेस्ट सीरीज उसके वो दायरे से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और आजकल जो बाजार में जो हिंदी का ट्रांसलेटेड वर्जन जो सब मटेरियल चल रहा है ना करंट अफेयर्स का, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, चीजों को रिलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो एक क्लास तो मैं बाद में लूंगा कि हिंदी माध्यम में क्यों सिलेक्शंस की दर कम है। 9 साल अनुभव रहा, माध्यम मेरा हिंदी ही है और हर एग्जाम हिंदी में दिया। बहुत सारे लोगों के बीच रहा जो हिंदी माध्यम में सफल भी हुए और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो असफल हुए। 9 साल मैं भी असफल रहा। भाषा को मैं दोष देना नहीं चाहूंगा, भाषा आपकी कभी भी सफलता में बाधक नहीं होती है। भाषा कभी भी आपको असफल नहीं कर सकती है, क्योंकि भाषा तो बस कहने का एक माध्यम होती है, अपने बात को समझाने का एक जरिया होती है। मामला यह है कि आप जानते क्या हैं। कहानी लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, आप सिलेक्ट नहीं होइएगा। काम की बात लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो भाषा को लेकर के अनिश्चितता को आपको तोड़ना होगा। और याद रखिएगा, हर भाषा में सिलेक्शन होता है, कमियां खुद में रहती है, रणनीतिक स्तर पर रहती है। हम यह नहीं जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है और क्या नहीं जानना है। मैंने कहा कि इस वीडियो को मैं इस पूरे हिंदी माध्यम के पूरे प्रोसेस को और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी उस पे मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। आज उस यात्रा को मैं बता रहा हूं जो यात्रा ने मुझे यहां पर खींच के लेकर के आई। जब आप तैयारी करते हैं, मोटिवेशन फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। आपको एनर्जेटिक रहना है, आपके अंदर हॉबीज होनी चाहिए। किसी को खेल के अच्छा लग सकता है, किसी को खाना बना के अच्छा लग सकता है, किसी को पेंटिंग करके अच्छा लग सकता है, किसी को संगीत बजा के अच्छा लग सकता है, किसी को घूमना अच्छा लग सकता है। अपनी हॉबीज को समझिए, क्योंकि वो रिफ्रेश करती है। वो आपके सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, मस्तिष्क का खाली विकास नहीं करना, शरीर को भी तो देखना है ना। पढ़ते दिमाग हो जाता चोक में क्या होता है, फिर जंग लग जाता है। जब वो साफ नहीं कीजिएगा तो कैसे साफ होगा बताइए, अच्छे से काम करेगा। इसलिए मोटरसाइकिल का प्लगवा देखे होंगे कि प्लग को साफ किया जाता है और उसके बाद फिर से लगाया जाता है। तो क्यों, जंग को साफ। दिमाग का जो पढ़ते कई बार जंग लग जाता है ना, उस जंग को साफ करने में ये हॉबीज बहुत काम करती है। ये आपको बूस्ट करती है, ये आपको रिफ्रेश करती है, ये आपको फिर से प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। हॉबीज को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए, अपनी हॉबीज को पहचानिए, ठीक है। और यह भी बहुत जरूरी है। और मेरा मोटिवेशन में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चरती है, चरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चरती है, चरती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चरकर गिरना, गिरकर चरना ना खरता है। एक चींटी एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, बार बार फिसलती है, बार बार असफल होती है, लेकिन मन का जो उत्साह है उसको हमेशा प्रेरित करता है कि मैं इस दीवार पे चढ़ जाऊंगी। यही चीज मेरे साथ भी मुझे हुआ। मैं बार बार गिरा, बार बार नीचे गिरा, बार बार चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मन का जो उत्साह, उस उत्साह को बनाने में बहुत लोगों का योगदान रहा, नो डाउट। लेकिन उस उत्साह को मैं बनाए रखा और चढ़ने का लगातार क्या किया, प्रयास किया। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी ही होगी, लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी होगी। कौन सी मेहनत? स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एस से सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तैयारी सरल बनाइए, ज्ञान को रोचक बनाइए। ज्ञान को बोरिंग बनाने की आवश्यकता नहीं हो। बहुत सिंपल तैयारी हो, सरल हो,
एम से मेजरेबल, आप अपनी तैयारी को माप सके कि 10% हो गया, कि 20% हो गया, कि 30% हो गया, कि 40% हो गया, तो यह भी बहुत जरूरी है। ए से एनालिसिस कर सके, जांच सके अपने आप को, टेस्ट परीक्षा से जांच कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर से जांच कर सकते हैं, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसी से ए से दूसरा, उसी ए से एक्यूरेसी आती है। और आर से क्या होता है? रियलिस्टिक रहिए, ईमानदार रहिए, बेईमान मत बनिए अपने साथ। 2 घंटा पढ़ा तो 2 घंटा आप मानिए कि हमने 2 घंटा पढ़ा, हमने 3 घंटा नहीं पढ़ा। कॉपी अगर खोल के बैठे हैं, 8 घंटा समय निकल जाता है, 2-3 पेज ही पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ लिया। ईमानदार रहिए, आपने आधा घंटा भी नहीं पढ़ा। तो आर से अपने साथ क्या रहिए? ऑनेस्ट रहिए, रियल रखिए, क्योंकि निकालना आपको, आप जानते हैं बेईमानी कीजिएगा तो कभी नहीं निकलेगा। और टी से टेंशन मुक्त रहिए, क्या रहिए? तनाव मुक्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जिंदगी आईएएस और आरएएस या बीपीएससी क्वालिफाई करने से ही आगे नहीं बढ़ती है। कई लोग सफल होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते हैं, कई लोग असफल होते हैं लेकिन संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए टेंशन फ्री रहिए, सरल तैयारी कीजिए, टू द पॉइंट तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में दहाड़ के आइए, कि दहाड़ के आइए। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे जाइए कि यह तूफान आने वाला है, एग्जामिनेशन हॉल में यह तूफान की तिथि है, उससे आंख मिलाना है कि आप उस स्तर पे तैयारी करके जाएंगे और उस लहरों पर वार करना है जो प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह कौन होते हैं? ये मल्लाह जो आपको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो ये जो कोचिंग संस्थाएं होती है और जो ये आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके गाइडर्स होते हैं, आजकल ऑनलाइन तो भरमार है, तो ये जो मल्लाह जो आप बनाते हैं, सारथी जो बनाते हैं, इसमें भी बड़ी समस्या होती है। हम कई सारे मल्लाह बना लेते हैं। अब बताइए, कई सारे मल्लाहों के आप नाव पे पांव रखिएगा, कभी भी आप सफल पार को नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन तो और समस्या क्रिएट कर दिया कि इतने सारे रिसोर्स और इतने सारे लोग टीचर्स, इतने सारे वीडियोस को आप देखते हैं, समस्या भी क्रिएट होती है। अति ज्ञान अति सर्वत्र वर्जिते, अति को हम हर समय त्याग करना चाहिए, और क्योंकि ये समाधान नहीं है, समस्या पैदा करती है। ठीक है, तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। आपको मल्लाह मतलब कि एक बार मल्लाह को साथ पकड़ना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। क्या बनना होगा? आत्मनिर्भर। उस चक्कर को छोड़ करके तैर के दरिया पर पार करो, आत्मनिर्भर बनके इस सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। ये सब परीक्षाएं उतनी टफ नहीं है जितना आवरण बनाया जाता है। आप कहिएगा आप तो 17 बार फेल हुए, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं टफ नहीं है? लेकिन हकीकत है कि 17 बार मैं अपनी गलतियों से फेल हुआ, और वो गलतियां अपराध थी, क्योंकि मैंने समान गलतियां बार बार रिपीट की। मैं एक बेहतर मटके को बनाने का प्रयास कर गया और मैं सोचा मैं सभी मटके को इतना बेहतर बना दूंगा कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वास्तव में हुआ क्या? असफल हो, वास्तव में असफल हो गया। तो मटके को बनाने हैं, सब मटके को आप ही को बनाने हैं। कुछ टेढ़े बनेंगे, कुछ मेरे बनेंगे, कुछ गोल मटोल बनेंगे, कुछ कुरूप बनेंगे, कुछ सुंदर होंगे, कुछ नहीं सुंदर होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जो सुंदर होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, और जो कम सुंदर होंगे उसमें आपने एवरेज परफॉर्मेंस किया है। और मैं सभी मटकों को सुंदर बनाने के चक्कर में चला था, और इस सुंदरता की यात्रा में सारा गोल मटोल हो गया। कम से कम मैं सीखा जिंदगी के इस 9 साल की यात्रा में, अब तक की यात्रा, अब तो जिंदगी वास्तव में शुरू होती है। सफलता, ये तो सफलता, मैं कहूंगा ये सफलता नहीं है, ये पद है। जो मुझे पद मिला अभी डीवाईएसपी, ये पोस्ट मिला, ये सफल नहीं हुआ। मैं सफल तब होऊंगा कि डीवाईएसपी से जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं जब 60-65 साल का होऊंगा और जब मैं अपने जीवन को वापस बैक पे जाके देखूंगा कि मैंने क्या काम किया, उसका परिणाम क्या दिखाई दिया। अगर मेरे परिणाम सही नहीं लेकर के आए, तब मैं मानूंगा कि मैं सफल हूं, तब मैं मानूंगा कि मैं सफल हूं। अभी तो बस पद मिला है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाऊं, और इसी आशा के साथ हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे कि हिंदी माध्यम वाले, क्योंकि हिंदी माध्यम हूं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। 9 साल का तप रहा आपका, ये कठिन मेहनत रहा है, गधे की तरह मेहनत किया, बहुत गधे की तरह मेहनत किया, हर मटके को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो कम से कम मैं यह जानता हूं वह कौन से तरीके हैं जिससे आप सफल नहीं हो सकते।
तो उस सफलता को आपके सामने, उस रास्ते को रखना है कि आप कैसे बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे साथ साथ बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, और कैसे साथ साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। इसको लेकर के मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आपको 11 या 12 तारीख को मिलेगा। तो आपको इसी चैनल से मिलेगा जिस चैनल से इस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है। और मिलते हैं। थैंक यू।